प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ एक पैनल श्री पुष्कर अवस्थी जी और श्री आनंद राज्याध्यक्ष जी। सर, दोनों लोग का बहुत राम राम स्वागत। भैया। राम राम। राम राम। और 2025 की शुभकामनाएं। ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी बहुत डिटेल में बताया कि भाई साहब रोमन कैलेंडर और जैनस देवता और इस तरीके से पूरी जो इसकी इतिहास है जूलियस सीजर द्वारा करेक्टेड, फिर ग्रेगरी द थर्ड के द्वारा कुछ कुछ इंस्टॉल्ड 1700 में जाके जो है इस कैलेंडर को पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। जबकि हमारा विक्रम संवत शक संवत जो है बहुत पहले से चल रहा है, 3000 साल हो गए करीब करीब। और उससे पहले से शारदा पीठ का जो मतलब जो कश्मीर का है वो 5000 साल पुराना कैलेंडर, वो आज भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। खैर, जैनों के पास इसके पहले से गिनती है। एनीवे, चलिए आगे। जी जी, तो वो एक अलग चर्चा है। पर हम इस साल की बात क्यों कर रहे हैं और आज हम 1 जनवरी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चलिए, किसी भी लिहाज से पूरे समाज ने यह माना है कि एक नया साल आ गया है, एक साल और है हमारे पास। पर मैं सबसे पहले पुष्कर दादा से जानना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आनंद सर ने एक बात कही थी कि हिंदुओं ने मोदी जी को 10 साल नहीं दिए हैं, मोदी जी ने हिंदुओं को 10 साल दिए हैं। और पुष्कर दा भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि 2014 में यदि मोदी नहीं आए होते तो भारत विघटन की तरफ जा चुका था। बहुत सारे देशों का विघटन यूएस ने करा। और आज के समय में हमको यह पता है, जैसे 2014 में हमें लगता था पाकिस्तान दुश्मन है, इक्विवेलेंट है। 2019 आते आते पता चला नहीं, एक्चुअली तो चाइना है, चाइना के इक्विवेलेंट हम पहुंच गए थे। फिर 2024 तक पता चला नहीं, यूएस का डीप स्टेट हमारा एक्चुअल दुश्मन है। पाकिस्तान वगैरह तो उसके बस कुछ टूल्स थे। और इस डीप स्टेट ने बहुत सारे देशों का विघटन कराया है और ये हमेशा इस प्रोसेस में लगा रहता है किसी न किसी रूप में। पर आज 2024, अब क्या समय है दादा? और भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? आने वाला साल, सब लोग शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, पर क्या आप संघर्ष देख रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को, आप सबको जो है आंग्ल नव वर्ष की बधाई दूंगा। और क्योंकि भारत के जो विजेता थे उनके द्वारा जो है थोपा गया हुआ एक वर्ष है, तो ठीक है, अभी उनका काल चल रहा है, उस प्रोसेस में है, तो उस पर बात कर लेते हैं, बात हम समझ भी लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत में 2014 से एक चैतन्यता का आवास हुआ। और जो भी आप सनातन की पुनर्स्थापना की बात करते हैं या भारत के जो है समग्र होने की बात करते हैं, वो 2014 से ही उसकी तिथि लिखी जाएगी। 15 अगस्त 1947 से मानने वाले को मानना मैं एक बेमानी बात मानता हूं, क्योंकि जो है हम 15 अगस्त 1947 से पहले जितने बड़े दास नहीं थे, हम उससे ज्यादा बड़े मानसिक दास जो है 15 अगस्त 1947 में भारत में अंग्रेजों के द्वारा चिन्हित किया गया परिवार या व्यक्ति जो था, जिसको बनाया गया प्रधानमंत्री, उसको में हम आए और उसने उसको और प्रोसेस बढ़ाया। तो इसलिए कह सकते हैं कि हम पे अभी 14 और 24 10 साल हमारा शैशव काल है, जिसमें कि हमने बहुत कम समय में बहुत कुछ देख भी लिया और सनातन को जो है, भारत को जो है आत्मनिर्भरता में भी और सम्मान में भी आगे जाते हुए देखा है। इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि जैसे मैं कहता हूं कि 2020 से लेकर 2030 का जो दशक है, ये विप्लव काल का दशक है। तो ये आप कह सकते हैं आज 2025 का आधा ये इंटरवल है। अब इंटरवल जब आप लाते हैं, जब पिक्चर होती है, तो आप क्या देखते हैं? इंटरवल पे जो है निर्देशक फिल्म को ऐसी जगह छोड़ता है कि जहां पर जो है दर्शकों की जिज्ञासा बनी रहती है कि मतलब यदि पिक्चर अच्छी हुई तो, या सफल पिक्चर वही मानी जाती है कि दर्शक की जो है उत्सुकता जो है इंटरवल के बाद क्या है। तो हम उस पल में आ गए। हम इस पल में आ गए जहां पे अब चुनौती अब भारत की नहीं, अब चुनौती, असली चुनौती भारत के सनातनी समाज की। हमको इतना 10 साल का एक दशक मिला, जिसमें हमको एक नेतृत्व मिला, एक तारतम्यता मिली, और हमने अपने दुश्मनों को, वो चाहे देश के बाहर हो या देश के भीतर हो,
उनको पहचानने का हमें पर्याप्त मौका मिला है। और ये किसी भी समाज को ये सुअवसर बहुत कम प्राप्त होता है कि इतना लंबा अंतराल आप पर मिल जाए। तो अब असली परीक्षा जो है हमारी और आपकी। नेतृत्व ने हमारी कई पचासों कंप्लेंट हो सकती है कि हम ये नहीं किया, वो नहीं किया। अभी भी जैसे लोग रो रहे हैं काफी कि बांग्लादेश कर रहा है या मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है आपका सारे विश्व का, डीप स्टेट का, चीन का, सबका एक ही मकसद है कि भारत किसी तरीके से अपने आंतरिक उलझन में या किसी युद्ध में फंसे, ताकि उसकी जो आर्थिक एक प्रगति की निरंतरता है, जो कि आगे सब लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अगले 20 साल में टॉप पे पहुंच जाएगा, उसको रोका जाए। वही अमेरिका भी चाहता है कि जो उसने जो है 90 के दशक में चीन के साथ गलती की कि चीन को खुली छूट दे दी और खुद ही उसने इंकरेज किया, और वो जो है आज उसके लिए 2020 को 30 के दशक में जो है एक चुनौती उनके खड़ा हो गया। तो निश्चित रूप से अमेरिका तो ये कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए जो है भारत और चीन में बड़ा प्रयास करने के बाद भी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जितनी मजबूरी भारत की थी कि न जाने की, उतनी मजबूरी चीन की भी थी। तो मैं तो स्पष्ट रूप से देखता हूं कि अब हमारे पास वो काल आ गया है कि जहां पर जो इतने अंतराल में जो चीजें हुई हैं, वो उसका पटाक्षेप का समय आ गया। वो पटाक्षेप कितने वर्ष लगाएगा पूर्ण होने में, ये भविष्य बताएगा। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि हम जो है निश्चित रूप से 2025 में जनवरी ही से कह सकते हैं आप, जिसका कि आपको संकेत मिल जाएगा 20 जनवरी 2025 को, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। वो एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। उसके लिए ये मान के चलना कि वो भारत का हितैषी होगा, ये महामूर्खता होगी। वो अमेरिका का हितैषी है, और अमेरिका का जो प्योर कोर कैपिटलिज्म होता है उसका हितैषी है। तो डीप स्टेट को जिसको वो कहता है खत्म कर देंगे, वो खत्म नहीं होगा। हाँ, अब उस डीप स्टेट में अलग मोहरे होंगे, उस डीप स्टेट पे अलग चेहरे बैठेंगे। वो कैसे डील कर, उससे भारत को डील करना ये एक कटु सत्य है। आप हरा नहीं सकते हैं। यू हैव टू लिव विद दैट एंड डील विद दैट। तो ये परीक्षा जो है हमारे इसकी है कि हम अपने राजनीतिक नेतृत्व को, जिस समझदारी से उन्होंने चीन को 4 साल झेला, हम उतना मौका देते हैं थे, क्योंकि वो जाते जाते जो है वो उनका आक्रमण बहुत ज्यादा ही क्रूरता भरा, और जो उनके प्रयास भी होंगे बहुत ही एमेचरिश आपको दिखाई देंगे, बहुत डेस्परेट लगेंगे, लेकिन वो सब करेंगे। क्योंकि अब तो जो है पिछले 6 महीने से डीप स्टेट ने छुपाना भी बंद कर दिया है। जिस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरह से कि एमेचरिश वे में किया गया, इतनी इन सब कामों में बड़ा रिफाइनमेंट से काम होता है। इससे पहले अरब स्प्रिंग हुआ था, हवा तक लोगों को नहीं लगी, या ईस्टर्न यूरोप में जो कुछ हुआ हवा तक नहीं लगी वहां पे। लेकिन बांग्लादेश में इतनी क्रूरता से हुआ कि सब सामने आ गया, अब मुंह भी नहीं छुपा रहे। तो आप समझ लीजिए कि जब उनका स्तर यहां पहुंच गया तो डेस्परेट मेजर में डेस्परेट काम होंगे। और सबसे पहले जो है आपका बांग्लादेश, उन्होंने जो है 6 महीने दिए थे कि हिंदू काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, मोदी विल आइदर लूज हिज वोटर, जो आक्रोशित होंगे। देख ही लिया होगा आपने, जो अभी 25,000 टन जो चावल दिया गया है उसमें क्या मतलब बात हो रही है। तो मेरा अपना उसमें दूसरा टेक है। तो ये सब चीजें ये मान के चलिए ये सब होगा, और आपको और कठिन परिस्थितियों के लिए भारतीय समाज फिर गलत कह रहा हूं, सनातनी समाज को लेना, क्योंकि जो है आपका बांग्लादेश का जब फेल कर गया है तो आप उनके पास एक ही हथियार बचता है, वो है भारत के अंदर का। मैं इसी सवाल से जो है आनंद सर के पास भी आना चाहूंगा, क्योंकि इस भारत के जिस अंदर के समाज की आप बात कर रहे हैं उस पर आनंद सर की एक्सपर्टीज है। आनंद सर, आप कैसे देखते हैं कि जो ये अंदर का जो समाज है, जिसको कोई हाफ फ्रंट कहता है, उसमें पूरा एक तंत्र वो 2.5 जो कहते थे ना, वो अभी 2.5 है। हाँ कहें सर। नहीं, वो 2.5 अगर लिखेंगे 2.5 तो 2 इतना सा दिखेगा, 5 इतना बड़ा दिखेगा, 2 का 2.5 गुना। हाँ, तो पाकिस्तान तो आज की डेट में ध्वस्त हो चुका है, उसको 1 मानना बेवकूफी है, पर अंदर का वो ठीक है, वो नहीं बात, वो नहीं है। देखिए मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ सर,
जी एक मिनट, पाकिस्तान और जी। बांग्लादेश, बांग्लादेश खास करके, पाकिस्तान भी नहीं, बांग्लादेश आज की तारीख में, बांग्लादेश की आर्मी कितनी है? 70,000 बांग्लादेश 80,000 है। नहीं, वो लोग गिनते हैं 1,85,000, ठीक है। 15,000 रिजर्विस्ट फोर्स, वो जो यूएन डेपुटेशन वगैरह वगैरह कुल मिला के, एक्टिव आर्मी 1,85,000 एक्टिव आर्मी नहीं, आर्मी कुल मिला के, तो उसमें लॉजिस्टिक स्टाफ वगैरह भी गिनते होंगे, ऑन ड्यूटी नहीं। 2 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं अगर कहूं कि बांग्लादेश की, एज लॉन्ग एज इंडिया इज कंसर्न, बांग्लादेश की आर्मी जो है वो 2 करोड़ है। भारत के अंदर है। वो भारत के अंदर है, क्योंकि वो आर्मी कुछ है ही नहीं, वो आर्मी कुछ है ही नहीं जिस जो भारत ने मान लीजिए अगर वहां इन्वेड कर दिया तो वो आर्मी कुछ है ही नहीं, भारत की सेना के आगे उसकी कोई बिसात है ही नहीं। लेकिन असली लड़ाई ये होगी, और यहां जो है ये हर कोई खूंखार आदमी है, भले बंदूक लिए ना हो, लेकिन रक्तपात को उद्युक्त है। और हमारे जो सिविलियंस है वो बिल्कुल, देखिए आप कुरान की 9.5 को समझिए हमेशा। 9.5 क्या कहता है? जहां पाओ वहां मारो। तो दे एक्चुअली ब्रिंग द वॉर, नॉट, दे डोंट कन्फाइन द वॉर टू अ बैटल फ्रंट, बट दे ब्रिंग द वॉर टू योर होम। ये बात हिंदू नहीं समझता। मुसलमान ये सोचता है कि मैं काफिर के या शत्रु के जितना करीब हूं और जितना वो अनार्म्ड है, अनप्रिपेयर्ड फॉर बैटल है, मैं प्रिपेयर्ड फॉर बैटल हूं, तो वो मेरे लिए एडवांटेजेस है। तो उसके लिए पूरी जमीन बैटल ग्राउंड है, और हिंदू सोचता है कि बैटल ग्राउंड तो सीमा के पार है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हिंदू की, उसे ये समझना होगा। अब जो ब्रिगेडियर एस के मलिक ने कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर जो लिखी है ना, उसमें जियाउल हक तो सीधा कहता है कि मुस्लिम प्रोफेशनल सोल्जर भी जब तक वो इस्लाम के रंग में ना रंगे खुद को, वो प्रोफेशनल कैसे हो गया? अगर प्रोफेशनल सोल्जर ने भी खुद को अगर इस्लाम के रंग में रंग दिया ना, तो वो प्रोफेशनल नहीं रहेगा, वो जिहादी हो जाता है। और ये कहता है इसके नजर में जिहादी प्रोफेशनल है असल में तो, और हर मुसलमान उसके नजर में सैनिक है। क्या हर हिंदू खुद को सैनिक मानता है? There are some bitter realities about which Pushkarda and me have been on the same page for more than a decade. वो भी मजबूत कंधों की बात तो कहते ही आए हैं कभी से फेसबुक पे। आपको याद है पुष्कर जी? वो तो बात वही कहते आ रहे हैं कि मतलब हम एक ही बात कह रहे हैं, भाई वो बात वो नहीं है। अब हमारा समाज है वो बस डिनाई करने के बहाने ढूंढ रहा है, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इससे बड़ी आत्मघात की बात नहीं हो सकती। मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा। हाँ, मतलब वो लड़कियां कोई नहीं, अब्दुल, हिंदू समाज के लोग नर लोग भी कहते हैं। अरे इसीलिए तो नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था। जी। जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं, इसका उपाय नहीं होगा। जी पुष्कर, मैं आपके पास फिर से आता हूँ, और इसमें क्या है, एक तंत्र है। जैसे मुसलमान समाज की तो बात आनंद जी ने कही, जिसका वोटिंग पर से वीटो पावर या वोट के माध्यम से सत्ता में रहने का, बराबर रहने का वीटो पावर मोदी जी और एक हिंदुत्व नाम का जो विचारधारा पिछले 10 साल से चल रही है, उसने काफी हद तक उसको कर्टेल कर दिया है, काफी हद तक डाइल्यूट कर दिया। तो अभी बात हो रही थी आनंद सर से भी कि वो बैलेट और ईवीएम पे आरोप इसलिए लगाया जा रहा है आजकल की किसी प्रकार से बैलेट पे लौटे और मुस्लिम वोट बैंक जो है वापस से, और उसके साथ का जो एक तंत्र है, जो पॉलिटिकल तंत्र है, वो बैलेट के माध्यम से, अराजकता के माध्यम से वापस सत्ता में आने का प्रयास करे, या ईवीएम को डिस्कार्ड करके सड़क पे क्रांति करे जैसे बांग्लादेश में किया है, और दिल्ली पर कब्जा कर ले। खैर, इसमें एक बड़ा
मेजर जो रोल है वो हिंदू समाज के इन लोगों का है, जिनको विदेशी शक्तियों के तलवे चाटने में बहुत आनंद आता है। उनको अपना राजा, अपना नेतृत्व, अपना नेता नहीं चाहिए। यही वो तंत्र है, यही वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके और ब्रिटिशर्स का साथ देकर भारत को लूटा। पूरे जो ब्रिटिशर्स का आईसीएस था या ब्रिटिशर्स की बनाई हुई जुडिशरी थी, वो सब भारत को दिशा नहीं, या उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान राजाओं या मुसलमान सुल्तानों बादशाहों से प्रताड़ित थे बुरी तरीके से, और उनको लगा चलो अंग्रेज हम पे इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, बट दे आर बेटर ऑफ देन व्हाट वी हैव हैड अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल सिराजुद्दौला बहुत बड़ा अत्याचारी था, उसको जगत सेठ और मीर जाफर ने मिलकर हटाया अंग्रेजों की मदद से, और भी बहुत सारे इस तरीके से। तो हम 600-700-800 साल से जो हम मुसलमान राजाओं के अंतर्गत रहे, उससे भी समाज में एक विकृति आई, समाज में मानसिकता में बहुत गंदी विकृति आई, और उन लोगों का समाज में स्थापना ज्यादा हुई जो मलेच्छ और यवन नेताओं के या राजाओं के अंतर्गत रहकर अपनी ही जनता पर अत्याचार करके अपनी ही जनता पर राज करने की उनकी प्रवृत्ति रही। और ऐसे ही लोग हम आज भी देखते हैं, जो अमेरिकन डीप स्टेट से पैसा लेकर 2014 तक पूरी तरह भारतीय जनता को या भारतीय तंत्र को ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए थे। ऐसे लोग आज भी हैं। फॉर एग्जांपल पूरी एनएसी जो थी, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, केजरीवाल, ये सब बाहर से फंडेड, जुडिशरी में इंदिरा जयसिंह वकील वगैरह, ये सब एनजीओ पकड़ पकड़ के बाहर से पैसे लेके, और मतलब भारत में एक माहौल बना दिया था कि भारत का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता था, अमेरिका जा रहे थे यहाँ के सारे लोग, तो भारत में कुछ नहीं रखा है। फिर जैसा बाबा रामदास जी कहते हैं कि पंजाब पूरा का पूरा कनाडा जाना चाह रहा है, मूर्खता नर्क है, वो स्वर्ग है। बम फट रहे थे और इन लोग को कुछ नहीं। अमन की आशा नाम का प्रोग्राम जो है, पूरा बॉलीवुड सेकुलर गिरोह जो है पाकिस्तान के साथ चला रहा था। तो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, जिसमें से हिंदू मुस्लिम सब हैं मिलजुल के, जिनको बाहर के लोगों से बहुत मोहब्बत है, बाहर का नेतृत्व से बहुत मोहब्बत है, बाहर की कंपनियों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन भारतीय नेतृत्व, भारतीय जमीन से बिल्कुल प्यार नहीं है। ये लोग क्या करेंगे 2025 में? तो अभी भी बचे हैं कि नहीं? क्योंकि इनके साथ एक वाला डायलॉग चलता है ना, सरकार उनकी सिस्टम हमारा है। जी दादा। तो सवाल इस बात का नहीं है कि जो जिन लोगों का तुमने जिक्र किया है, ये हमारे हिंदू समाज में जो है, सनातन समाज में ऑलरेडी डीएनए ऑल्टर हो चुका है। मैं जो बार बार कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 में जो है हमारी मानसिक दास्ता और बढ़ी है। वो इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत के समाज ने देखा है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व जिन लोगों ने भारतीयों पे अत्याचार किए, जिन लोगों ने क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की, बलिदान दिया, उन पे अत्याचार किए। इस समाज ने ये देखा है कि 15 अगस्त 47 के बाद उन्हीं लोगों को जो है भारत की सरकारों ने प्रतिष्ठित किया। तो ये एक डीएनए हो गया। ये समझ लीजिए कि जिसके जिस परिवार के दादा परदादा 1947 साल से पहले चौधरी राव साहब और फलाना फलाना पदवी लिए बना हो, या वो तहसीलदार दरोगा जमाने का हो, तो उसके यहाँ तो डीएनए ऑल्टर हो गया ना। क्योंकि उसने देखा कि उसकी दो अमलेर है भारत में, एक वो जिस पर शासन किया जाता है, एक वो जो शासन करता है। तो उन्होंने चुन लिया शासन करने वाला। मतलब 15 अगस्त 47 के बाद भी यदि समाज जो है उसको पहले सरकार फिर समाज उनको प्रतिष्ठित करता है, उन्हें सम्मानित करता है, उनको जिताता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये तो हमारे अंदर है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो 2014 से 24 में परिवर्तन आया है, जितने बड़े शत्रु मलेच्छ हैं उतने ये लोग भी हैं। तो आपकी फ्रंट, आपका जो पहला जो होगा ये यही हिंदू समाज होगा। आपको जो है उसको छोड़ना नहीं, मेरा कह रहा है। मैं कहता हूं हम लोग बहुत प्रीऑक्युपाइड हो जाते हैं 2.5 के 0.5 पे। अरे भाई साहब 0.5 नहीं है, ये पूरा 1 ही है, और ये जो है हमारे समाज का है। तो हमको जो भी करना है समाज को ये चेतना आनी है कि आपको जो है उनको तो आप देख ही रहे हैं, उनके कपड़े से, ढंग से, उनके व्यवहार से, आचार से, उनके कर्म से, लेकिन उनके साथ जो गलबैया कर रहा है वो सबसे घातक है। क्योंकि वो वही आदमी है जो आपके घर के दरवाजे तक उस भीड़ को लेके आएगा।
जी ये जो है वो जब भीड़ निकलेगी तो उसका उसका जो है नेतृत्व जो है वो इतनी समझदार भीड़ है कि वो उसको आप ही के घर का आदमी झंडा बुलंद किए रहेगा उसका। आप देखते नहीं टीवी पे, अखबारों में, लेखों में, कौन तरफदारी करता है उनकी, कौन उनके हर कुछ प्रयास को जो है समर्थन करता है या उसको लिपा लेपटी करता है। हमारा आपके लोग को करते हैं ना। सबसे बड़ा घातक ये है, हमारा ही अंग है, हमारा गैंग्रीन हो चुका है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि कोई जीवित होना है तो हमको सर्जरी करके उसको काटना है। यह आपको बिल्कुल जो है हमारे समाज में जो है ये बहुत चेतना आनी चाहिए कि आप सिर्फ एक रंग रूप और व्यवहार देख के किसी एक विशेष पे मत जाइए। आपके अंदर वो भेड़िए हैं, वो भेड़िया तो सामने दिख रहा है उसका स्वरूप रूप, लेकिन एक आपके यहाँ जो भेड़ है वो भेड़ नहीं है, वो एक भेड़िया है, भेड़ का खाल ओढ़े हुए। फिर कहूंगा कि जब तक हिंदू समाज अपने लोगों की लाशों को कंधा देने का हिम्मत नहीं करेगा और बगल के मोहल्ले से या बगल के घर से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो मेरे घर पे ना हो, इसकी कामना करेगा, तब तक ये खूब काटे जाएंगे। और 2025 में मैं हिंदू समाज को कटता हुआ देख रहा हूं। देखिए कारण ये बहुत स्पष्ट है, बहुत कठोर बात है, स्पष्ट है। एक तो आप संख्या में ज्यादा है, ठीक है, दूसरा आपको भीड़ बनना नहीं है। आपकी पहली प्रक्रिया कुछ होती है तो घर के अंदर किवाड़ा बंद करने की होती है। और जब उसकी क्या मानसिकता है कि जब जिसने किवाड़ा बंद कर लिया वो जानता सबसे आसान शिकार यही है, शिकार है, बिल्कुल ठीक है, वही तोड़ेगा वो। फिर आप रोए गाएंगे तो आप ज्यादा है, आपके लोग दूसरे गलबैया करते हैं तो आप सबसे कटे जाएंगे। तो मैं तो वाकई मुझे कोई इसमें दुख नहीं होगा जब हिंदू कटेगा। हम प्रायश्चित कैसे करेंगे? कोई भी समाज प्रायश्चित कैसे करता है? हमेशा खून देके करता है। एक हरामजादा, वो मैं सॉरी माय लैंग्वेज, लेकिन एक डफर गांधी आया था जिसको हमको जो है अहिंसा का पाठ पढ़ा कर जो है पूरी नस्ल खराब कर दी। वो उसने जो है समझ लीजिए कि अमेरिका से जो पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं उससे ज्यादा भयानक ड्रग वो था अहिंसा। ये साला बीमारी हमारे यहाँ 2000 साल पहले से शुरू हुई थी और खूब यूज हुआ हमारे अंदर। जी जी जी। हम जो है जब तक कोई भी समाज तब तक जीवित नहीं रह सकता है और उसकी उसकी जो है रिकॉरेंस तब तक नहीं रह सकती है जब तक उस समाज ने अपने जो समाज जिस भूमि पे है उस भूमि को अपने रक्त से सींचा नहीं। हमने नहीं सींचा है, झूठ बोलते हैं लोग। अब आप दूसरी बात यह कि आप यदि खून बहा भी है आपका है तो बेअकली से बहाया गया खून जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो महामूर्खता विदाउट पर्पस। तो आप जो है विदाउट पर्पस 2 बीघा जमीन के लिए तो अपने पूरे खानदान में चाचा भतीजों की हत्या कर देंगे, ठीक है, 2 बीघा जमीन के लिए। और साला तुम्हारे यहाँ पूरा मोहल्ला तुम्हारा जो है तुम्हारे खुद की डीएनए। आज की हालत ये है कि हमारी जनरेशन की यह है कि हम जो कर रहे हैं हम आज के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा तो जो होना तो हो गया। हमको तो आज हमारे अपने पोते और पोती और नाती का चिंता है कि उनको सजा ना करना पड़े, क्योंकि हमने जो जहर को होते हुए देखा है। तो मैं तो मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि हम जो है 2025 में कटेंगे, कटना बनता भी है, क्योंकि जब तक हम कटेंगे नहीं तब तक जो है क्या हुआ संभल में। आप ये देखिए, संभल को मैं इसलिए यूज कर रहा हूं प्रतीक के रूप में कि हर जगह बाबा योगी आदित्यनाथ नहीं है। ये समस्या हमेशा स्टेट डिपेंडेंट होती है। तो इसको झेलने वाला का वो ताप, वो डर, वो यहां मॉरल टूटा है तो यहां नहीं करेगा, सारी खींच निकलेगी अगल बगल जहां कमजोर शासन होगा, जहां का शासन होगा। क्योंकि कुछ भी होगा पुलिस को आने में जो है कुछ घंटा लगता है, सब जगह तुरंत नहीं आती है। और हिंदू समाज ने उस 6 घंटे 5 घंटे के लिए कोई तैयारी नहीं की जी। उस 5-6 घंटे में अपने आत्मबल से रोकना उसकी तैयारी नहीं की है, इसलिए आप कटेंगे जी। जी, मैं इसी के साथ आनंद जी के पास आता हूँ। सर, पुष्कर सर ने कहा कि कुछ छोड़ा नहीं है।
नहीं, आपके लिए है, मेरे पास तगड़ा सवाल है सर। वो हिंदू समाज की बात कर रहे हैं और आपका मुस्लिम समाज पर जो इंसाइट है वो अद्भुत रहता है। तो जैसे योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुसलमान समाज से जो सटता है, जिसको लगता है कि अरे हम इनके साथ रह लेंगे प्यार मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा दिस दैट। पंजाबियों ने बहुत प्रयास किया, काट के भगा दिए गए, 3/4 जमीन पे पाकिस्तान बन गया पंजाब की। बंगालियों ने बहुत कोशिश की, सेकुलरिज्म, बुद्धिजीविता से, प्यार से, एकदम मोहब्बत से कि हाँ रह लेंगे इनके साथ, नहीं रह पाए, 3/4 काट के भगा दिए गए। कश्मीरियों ने बहुत प्रयास किया इनके साथ रहने का, और आज भी कई सारे कश्मीरी पंडित, अरे वो तो अच्छे थे, बुरे थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो काट के भगा दिए गए। तो इनके साथ सटोगे तो कटोगे वाला भी सीन है। तो आनंद सर, मैं अब क्वाइन पलटना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये आपके घर पे आएंगे, ये इन्होंने काटा है, इन्होंने सब कुछ कुकर्म कर रखा है, और ये हिंदू समाज को छोड़ना तो कतई नहीं चाहते हैं, और ये लगातार दिखता है। जैसे संभल भी दिखा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ 47 में किया या उसके बाद नहीं किया, उसके बाद भी लगातार ये करते रहे, रिसेंट हिस्ट्री में भी करते रहे। मुजफ्फरनगर में भी किया 2012 में, जब इनको इनके मन की सरकार मिली, ये चढ़ बैठे। पर पुलिस से बहुत डरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने से बहुत डर लगता है, और वो असदुद्दीन, मैं गलत बोल गया आपके सामने, वो फसादुद्दीन ओवैसी है। और वो जो जो फिजुलुद्दीन है, वो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। वो डरपोक भी है क्या? हाँ, अकरबुद्दीन जो भी है उसका नाम, आपने क्या नाम? बकबकुद्दीन है वो, बकबकुद्दीन है, ठीक है। ये बड़ा भाई फसादुद्दीन है, छोटा भाई बकबकुद्दीन है। तो पॉइंट इसकी वल्द फसादुद्दीन, वल्द असलाहुद्दीन, असलाहुद्दीन, ठीक है। हाँ, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी ने ड्राफ्ट किया था, अब्बा ने। खैर, तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हम सब कुछ देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, और हिंदू समाज की मैं बात नहीं करूंगा, मैं प्योर आपके जो आपका इंसाइट है इस्लामिक समाज पर, मुसलमान पर, मैं उससे, और आज उनकी किताबें, हदीस है, यह जितनी चीजों से वो चलते हैं, क्या मॉडस ऑपरेंडी है उनका भी हाइबरनेशन में है मोदी राज के कारण, और जैसे ही उनके मन करा जाएगा दे विल स्टार्ट। हाइबरनेशन नहीं, डोंट कॉल इट हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में वो इनएक्टिव हो जाता है जी, ये स्लो कुकिंग मोड पे चले जाते हैं। हाइबरनेशन अलग होता है, ये नहीं, ये हाइपरनेशन है हमेशा। लेकिन देखिए बात इनका देखिए ये क्या है, इनके पास इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं आप? इनकी सुपरस्टिशन जो है ना, देखिए हिंदुओं को यह समझना चाहिए दैट वी शुड नॉट अलाउ अ सुपरस्टिशन टू किल अस। क्योंकि हमको यह बात समझनी चाहिए कि इस्लाम ने किसी भी, जहां भी इस्लाम की सत्ता रही है, इस्लाम ने ना उस देश के लोगों का भला किया है, ना खुद का भला किया है। ताजा उदाहरण पाकिस्तान है। भारत की सबसे बेहतरीन जमीन नोच ली, यही जमीन, ये जिनको कहते हैं शर्रुल बरिया, मतलब सबसे बदतरीन क्रीचर, जो अल्लाह को नहीं मानते वो सबसे बदतरीन है, ठीक है। फिर ये भले ढेले से पिछवाड़ा साफ करते हो और हम साफ धोते हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको ढेला फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि ये इनके नजर में हम शर्रुल बरिया है, ठीक है, सबसे बदतरीन मखलूक। बात यह है कि हमें यह सोचना चाहिए कि ये देखते हैं कि हमारी प्रोग्रेस उनसे ज्यादा है। और हां, शर्रुल बरिया हमारे साथ साथ दूसरे कौन है? यहूदी। रीजनेबल सवाल यह है कि अगर ये पाकिस्तान की जमीन यहूदियों को मिलती तो वो लैंड जो है, आप उसे देश मत कहिए, जस्ट कंसिडर इट एज अ लैंड। इफ इट वॉज इजराइल, कहां से कहां जाता? सही है। इजराइल क्या था? बैरन था, मतलब वहां अंग्रेजों ने अरबों के हाथों मरवाने के लिए यहूदियों को वहां लाके छोड़ा था। अंग्रेजों ने कहा था हमारा हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, तुम मार दो।
इजराइल ने इतिहास बदल दिया दुनिया का, ठीक है। आज के तारीख में भी मतलब आज देखिए बात यह है कि ये अमेरिकन या अंग्रेज वगैरह जो है, गोरे जो है, ये आज भी एक्नॉलेज करने को डर रहे हैं। कुछ कुछ उनमें से एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो भी वहां के जो मुस्लिम्स है, जो मुस्लिम नहीं रहे, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई यहूदी इसलिए मर रहे हैं क्योंकि इनका मानना यह है कि जब तक यहूदी मारे नहीं जाएंगे तो कयामत नहीं आएगी, आखिरत नहीं आएगी, हमें हमारे कर्मों का सिला नहीं मिलेगा। तो उस आखिरत में यहूदियों के खात्मे के पहले गज़वाए हिंद आता है। तो ये पूरे अंधविश्वास के लिए क्या हम दो बड़ी दुनिया की सबसे प्राचीन और होशियार बुद्धिमान सभ्यताओं को अपनी बलि चढ़ानी देनी चाहिए इनके अंधविश्वास के कारण? अच्छा, इनमें जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मुल्ला मौलवी है इनके, वो इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो मकड़िया है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि पब्लिक को हमने भ्रम जाल में, उस जाल में फंसा के रख दिया कि यही है, आपके खुद को दिमाग यूज नहीं करना है, हमारे दिमाग से चलना है, तब तक उनकी मौज होती रहती है। अब पब्लिक जो है, साधारण पब्लिक जो है, उनको क्या है, वो गरीबी में फंसे हैं। तो आपका कहना है कि लैंडमाइन ने जो एक अंधविश्वास छोड़ दिया मार्केट में 1300-1400 साल पहले, हाँ, उसने दुनिया का, वो एक दुनिया की डिस्ट्रक्टिव शक्ति है और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को वो एक्युमुलेट करता है, पुल करता है। देखिए दुनिया की डिस्ट्रक्टिव शक्ति वगैरह वो आप एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, लेकिन दुनिया के डिस्ट्रक्टिव ताकतों को वो एक्यूमुलेट करता है, ये मैं मान सकता हूं कि हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक, मतलब इस्लाम के पास देखिए, इस्लाम के पास क्या है, हर सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम है। दे डोंट हैव प्रॉब्लम टू एनी सॉल्यूशन, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। आई मीन दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। लेकिन बताते ये है कि इस्लाम हर समस्या का समाधान है। समस्या क्रिएट किसकी की गई है? इस्लाम के खुद। सर अब तो वही बात है ना कि जिस जगह को, लेट्स से अफगानिस्तान एक उदाहरण है, और इसी बात के साथ मैं चर्चा का समापन करूंगा कि अगर वह गरीब है, उस जगह के साथ कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान, आपने बहुत बड़ा बढ़िया एग्जांपल दिया। इजराइल ने जिस तरीके से डेजर्ट में पानी को ट्रीट करके, डिसैलिनेशन करके अपने लिए शुद्ध पानी बनाने की टेक्नोलॉजीज विकसित की, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज विकसित की, उनको पाकिस्तान मिल जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर दें। खैर, और इनको पाकिस्तान जैसी, पंजाब जैसी रिच एग्रीकल्चरल लैंड मिला, बंगाल जैसा रिच एग्रीकल्चरल लैंड मिला। अरे बलूचिस्तान कितना मिनरल रिच है। अब हाँ, वो बलूचिस्तान ठीक है सर, इनको तो तेल भी मिला तो भी ये नहीं कुछ कर पाए, बट तेल बेचते हैं, तेल का इस्तेमाल तो बाकी दुनिया करती है। खैर, दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर। बट द पॉइंट इज कि दे आर नॉट प्रोडक्टिव, सनातन इज प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव फोर्सेस और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का आपस में क्लैश होने वाला है, ऐसा पुष्करदा और आनंद सर के माध्यम से हमें पता चलता है कि 2025 में ये और डेस्परेशन के साथ सामने दिखेगा। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अपने से पहले वाले किसी सभ्यता को बिल्कुल नहीं चाहते। इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने सभ्यताएं मिटाई हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एबोरिजिनल्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, भारत में बहुत प्रयास किया, पारसी, सब इन्होंने मिटा डाले। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यूरोप का जो पूरा रोमन ग्रीक सभ्यताएं थी, सब मिटा डाली इन्होंने, मिल के मिटाई हैं। और हम भी इनके निशाने पर हमेशा से रहे खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खड़े रहेंगे, प्रतिकार करना आवश्यक होगा। जैसा पुष्करदा कह रहे हैं कि खून बहाना भी आवश्यक होगा, खून देना भी आवश्यक होगा। तो यह सभ्यताओं का संघर्ष है, होगा। देखते हैं 2025 में ये कौन से रूप में हमारे सामने आता है। इसी के साथ इस नोट पर, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नया सा ये 2025 या नया साल जो भी कहते हैं कि अच्छा होगा, मंगलमय हो, ऐसा हो वैसा हो, पर बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बिकॉज बहुत कुछ पहले घटित हुआ है और आगे आए। उन शक्तियों में कोई कमी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि भारत का भला न हो, नुकसान हो। तो इन लोगों से बच के रहें। और इसमें बहुत सारे अपने अंदर वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली का केजरीवाल, तो उससे भी बच के रहें, केजरीवाल जैसों से बच के रहें। देखिए, आप लोग दंगा कहते हैं, ठीक है।
आप लोग के लिए क्या है, दंगल शब्द जो आपका है वो आप कुश्ती के लिए कहते हैं, कुश्ती के मैच के लिए आप दंगल यूज करते हैं। सही है? हाँ सही। दंगल का मतलब कुश्ती होती है। मराठी में दंगल का मतलब दंगा होता है। ओके, तो हम जहां मंगलमय कामना करते हैं ना, तो केजरीवाल क्या बोलेगा, नया साल दंगलमय हो। राहुल गांधी, केजरीवाल ये बोलेंगे नया साल दंगलमय हो। अब ये कुश्ती की दंगल नहीं है, दंगल का मतलब दंगा है जी। सही है, बिल्कुल सही है। ये लोग अराजकता पसंद आदमी है। खैर, तो इसी नोट के साथ थोड़ा सा 2025 अच्छा जाए सबका, पर प्रिपेयर्ड रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ आज की चर्चा का यही समापन करते हैं। आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर सर बहुत बहुत धन्यवाद, चेताने के लिए भी। राम राम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, पर चेते रहें। तो दर्शकों, अगर बात जरूरी लगी हो, काम की लगी, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, प्रारब्ध चैनल सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, राम राम।